मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पर बात कर रहा था। सेकंड जो आपको एक्सप्लेन किया था वो था स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो बात आपको याद रखना थी वो याद रखना था कि कार्बोनिल ग्रुप जो था वो पोलैरिटी शो करता है, कार्बोनिल ग्रुप जो था वो पोलर नेचर शो करता है। केमिस्ट्री में आज जिस पर हम बात करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिखेगा नेक्स्ट हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं कभी भी केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने का मतलब है लिक्विड, सॉलिड और गैसेस स्टेट के बारे में जो था वो बात करना। तो लिक्विड, सॉलिड और गैसेस स्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में एल्डिहाइड और कीटोन सीरीज के अंदर फर्स्ट मेंबर फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये क्या कहलाता है? फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड जो था रूम टेम्परेचर के ऊपर जो था, रूम टेम्परेचर माना जाता है नियर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर पर जो था वो गैसेस फॉर्म में मिलेगा। ये हमेशा जो था वो गैसेस स्टेट के अंदर अवेलेबल है। फिर ऐसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो मोर देन 11 कार्बन मतलब C11H22O, ये जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला 11 से ज्यादा हो, मतलब ऐसा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर देन 11 हो, 11 से ज्यादा हो, वो हमेशा केमिस्ट्री के अंदर किस फॉर्म में मिलेंगे? सॉलिड स्टेट के अंदर जो था वो मिलेंगे। और लेस देन 11 लिक्विड फॉर्म के अंदर होंगे। तो तीन बात याद रखते हैं एल्डिहाइड कीटोन में कि फॉर्मल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में मिलता है। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें मोर देन 11 कार्बन हो वो सॉलिड स्टेट में होंगे, और लेस देन 11 कार्बन जो था वो क्या होंगे? लिक्विड होंगे। लिखिएगा जहां लिखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज सेंटर के अंदर लिखें फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। इस फिजिकल स्टेट में फर्स्ट पॉइंट नोट करें। फिजिकल स्टेट में फर्स्ट पॉइंट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड इज गैस, फॉर्मल्डिहाइड इज गैस, formaldehyde is gas, formaldehyde is gas at room temperature, formaldehyde is gas at room temperature, formaldehyde is gas at room temperature। जैसे बाकी HCl के साथ में होता है नॉर्मली, HCl को देखा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था वो आपने लैब में कई बार जो था वो देखा होगा। वैसे किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड, सॉलिड या गैस? लिक्विड के अंदर मिलता है। तो कभी आपसे HCl के बारे में बात की जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात की जाए, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था वो हमेशा आपको किस फॉर्म में दिखता है? लिक्विड। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फिजिकल स्टेट क्या है तो वो गैसेस फॉर्म के अंदर जो था वो मिलता है। वो जो आप यूज कर रहे हैं वो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक्चुअल फिजिकल स्टेट नहीं है। HCl गैस को जब वाटर में डिसॉल्व किया गया तब जाकर जो था वो आप लैब के अंदर यूज करते हैं, जो आपको HCl जो था वो दिखाई देता है। क्यों बता रहा था ये बात कि आप देखते हो उसको लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन उसकी एक्चुअल फिजिकल स्टेट जो है वो क्या है? गैसेस फॉर्म के अंदर जो था मिलता है। इसलिए और एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पर हम जिस फॉर्मल्डिहाइड गैस की बात कर रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड हमेशा रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में मिलेगा? गैसेस फॉर्म के अंदर जो था वो मिलेगा। देखने पर आपको ये भी जो था वो दिखाई नहीं देता। लैब के अंदर जब जब आप फॉर्मल्डिहाइड देखेंगे वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा। जब वो लिक्विड फॉर्म में हो तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर भी फॉर्मल्डिहाइड गैस को किसमें डिसॉल्व किया गया? वाटर के अंदर जो था वो डिसॉल्व किया गया। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड जो था वो फॉर्मलिन जो था वो कहलाता है। तो केमिस्ट्री में एक्चुअल में जहां जहां फॉर्मल्डिहाइड यूज किया जाता है वहां फॉर्मल्डिहाइड हम यूज कभी करते ही नहीं है। हम बोलते जरूर है कि फॉर्मल्डिहाइड गैस का यूज किया जा रहा है, लेकिन कभी भी हम फॉर्मल्डिहाइड गैस जो था वो यूज नहीं करते, बल्कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड जो था वो यूज करते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड जो था वो क्या कहलाता है? फॉर्मलिन जो था वो कहलाता है। देखा है फॉर्मलिन कभी? देखा होगा 10th के अंदर, स्कूल के अंदर, लैब के अंदर कई बार एनिमल स्पीशीज जो है वो एक लिक्विड के अंदर डिप कर कर रखे जाते हैं। एक वाटर जैसा एक लिक्विड होता है, उसमें एनिमल पार्ट्स को जो था वो डिप कर कर जो था वो रखा जाता है।
वो जो लिक्विड है जो वाटर की तरह आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर एनिमल पार्ट्स को डिप करके रखा गया, एक्चुअल में वो फार्मेलिन ही है। फार्मेलिन बनाया कैसे जाता है? 40% जो था वो केवल फार्मेल्डिहाइड यूज किया जाता है। मतलब अगर आप 100 ml फार्मेलिन बनाना चाहते हैं तो 40 ml जो था वो आप फार्मेल्डिहाइड यूज करो, और बचा हुआ पार्ट जो था वो क्या होगा? वाटर जो था वो होगा। तो अलग से आप याद रख सकते हैं 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फार्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फार्मेलिन। तो फार्मेलिन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फार्मेल्डिहाइड है, जनरली याद रख सकते हैं। लेकिन एक्यूरेट डाटा की अगर बात करें तो वो कितने परसेंट है? 40%। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा? फार्मेल्डिहाइड इज गैस एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट नोट करें इसी में फिजिकल स्टेट में। सेकेंड पॉइंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, aldehyde and ketones, aldehyde and ketones, aldehyde and ketones having less than, aldehyde and ketones having less than 11 carbon, aldehyde and ketones having less than 11 carbon, aldehyde and ketones having less than 11 carbon are liquid, aldehyde and ketones having less than 11 carbon are liquid। तो जिनके पास भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? लेस देन 11 से कम होंगे, हर वो एल्डिहाइड कीटोन किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में। थर्ड पॉइंट नोट कर लें, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स having, aldehyde and ketones having, aldehyde and ketones having, aldehyde and ketones, aldehyde and ketones, aldehyde and ketones having more than 11 carbon, having more than 11 carbon, having more than 11 carbon, having more than 11 carbon are solid, having more than 11 carbon are solid। आई बात समझ में? ये बात कर रहे थे, जैसे मैंने कहा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फार्मेल्डिहाइड जो था वो क्या कहलाएगा? फार्मेलिन जो था वो कहलाएगा। फार्मेलिन एनिमल स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए जो था वो यूज किया जाता है। कई बार आप ऐसी टेबलेट जो था वो यूज करते हैं ना, जिनका यूज जो था वो गले के अंदर आपके हार्शनेस को दूर करने में, हार्शनेस जलन हो, क्या बोलते हैं, जो भी किसी तरह का अनकंफर्ट फील कर रहे हो आप गले के अंदर, है ना, तो आप कई बार जैसे विक्स जैसी टेबलेट यूज करते हैं। वो नाम अलग अलग है मेडिसिन के अंदर, आप किसी को विक्स कह रहे हैं, किसी को हनीटस कह रहे हैं, कई अलग अलग नाम से मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लेकिन उसमें एक्चुअल में जो मेडिसिन वर्क कर रही है ना, वो कहलाती है फार्मेमिंट, है ना। इसलिए कई इस तरह की मेडिसिन के अंदर आपको मिंट वर्ड भी कई बार आपको सुनाई दिया जाता है। तो जितनी भी ये मेडिसिन होती हैं जो हार्शनेस से रिलेटेड होती हैं, वो सब के सब जो था उसमें जो मेडिसिन वर्क करती है वो क्या होती है? फार्मेमिंट जो था वो होती है। फार्मेमिंट किस तरह फॉर्म किया जाता है? फार्मेल्डिहाइड लें और कोई भी ग्लूकोज का फॉर्म, ग्लूकोज लें, फ्रक्टोज लें, सुक्रोज लें, ग्लूकोज का कोई फॉर्म जो था उसको इक्वल रेशियो के अंदर मिक्स कर लिया जाए। जितना फार्मेल्डिहाइड है उतना ही फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब ग्लूकोज के ही फॉर्म है। इनको अगर मिक्स कर दिया जाए तो जो मिक्सचर रेडी होता है वो क्या होता है? फार्मेमिंट जो था वो कहलाता है। तो इसको जो था वो फार्मेमिंट कहा जाता है। इसमें फार्मेमिंट बनाते टाइम बस ज्यादातर जो था वो लेक्टोज जो होती है, ग्लूकोज का ही एक फॉर्म होता है लेक्टोज, है ना, उससे बचा जाता है। लेक्टोज क्या है? आपके ब्लड के अंदर, हर बॉडी के अंदर जो था वो किसी ना किसी फॉर्म में ग्लूकोज जो था वो अवेलेबल है। बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज अवेलेबल है, जो शुगर अवेलेबल है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में अवेलेबल है। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है वो किस फॉर्म में है? ग्लूकोज के फॉर्म में। मिल्क के अंदर जो स्वीटनेस आपको फील होती है ना, मिल्क के अंदर जो स्वीटनेस है वो भी शुगर की वजह से है, लेकिन वो किस शुगर की वजह से? लेक्टोज की वजह से, याद रखिएगा। तो मिल्क के अंदर जो स्वीटनेस है वो किस शुगर की वजह से? लेक्टोज शुगर की वजह से। कई बार इसलिए मैंने ये जिक्र किया क्योंकि कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर मिल्क शुगर पूछा जाता है कि मिल्क शुगर क्या है, तो जो लेक्टोज होती है उसी को कहा जाता है क्या? मिल्क शुगर। ऐसे ही बता रहा था, इससे रिलेटेड बात आई। तो दो वर्ड जो था वो याद रख सकते हैं, एक फार्मेलिन और दूसरा फार्मेमिंट। फार्मेलिन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फार्मेल्डिहाइड है, उसे जो था वो क्या कहा गया? फार्मेलिन जो था वो कहा गया। फार्मेमिंट क्या है? मिक्सचर ऑफ फार्मेल्डिहाइड एंड
ग्लूकोज या फिर क्या यूज कर सकते हैं, फ्रक्टोज, जिसको हॉर्सनेस के ट्रीटमेंट के अंदर जो था वो यूज किया जाता है। देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, सॉल्युबिलिटी, सेंटर लिखे हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पहले ही बता चुका, जिन्होंने ईथर पढ़ा था नहीं पढ़ा तो शायद ना पता हो, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक आप पढ़ें और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जब ये बात की जाए कि वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, तो आप कैसे पता लगाते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है या नहीं। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर वो कंपाउंड है ना वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म करे, हाइड्रोजन बॉन्ड जो था वो फॉर्म करे, तो 100% वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में इसके साथ क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, वो केमिस्ट्री के अंदर वाटर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये ऑलरेडी बता चुका, मैंने कहा दुनिया में केवल 6 टाइप्स ऑफ बॉन्ड अवेलेबल है। फिजिक्स में स्टडी करें, केमिस्ट्री में स्टडी करें, बायो में स्टडी करें, अगर बॉन्ड वर्ड अगर आप सुनते हैं तो उसका सिंगल मीनिंग होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दुनिया में हर बॉन्ड का केवल एक ही मतलब है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है ये आपको ऑलरेडी बताया था, मैंने कहा था केमिस्ट्री में हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कितने हैं, 6, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये 6 एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है, बहुत हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कैपेसिटी विच अट्रैक्ट टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो कैपेसिटी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो केमिस्ट्री में 6 एलिमेंट है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। लेकिन याद वो बताया था कि अगर आप क्लोरीन के बारे में बात करें, ब्रोमीन के बारे में बात करें, आयोडीन के बारे में बात करें, तो ये तीनों जो था वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज जो है वो कंपैरेटिवली लार्ज है। किससे, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो बहुत आसान बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो जब आपने हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन किया था, अलग से डिटेल दी थी आपको, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच प्रोड्यूस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आप इतना याद रखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किस किस के बीच में फॉर्म होगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और, तो अब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है या नहीं करता, ये कैसे डिसाइड होगा कि जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हो, जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहते हो, उनमें से एक मॉलिक्यूल है ना, जो जिस भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, किसी एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन हो और दूसरे मॉलिक्यूल के पास या तो फ्लोरीन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हो, यही है। इन तीनों में से अगर कुछ मिल जाएंगे दोनों, तो वो आपस में क्या फॉर्म कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो था वो फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें कि जो भी लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, जो भी एल्डिहाइड और कीटोन है, वो सब के सब वाटर के अंदर इजीली बहुत आसानी से जो था डिसॉल्व हो सकते हैं। और आपको रीजन मालूम है कि मैं कहूं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल है। इसका मतलब क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन किसके साथ, वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एल्डिहाइड क्या है, RCHO, कीटोन क्या है, RR, C डबल बॉन्ड O। हम इन दो कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड RCHO, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करूं RCH डबल बॉन्ड O, कैसे बनता है ये बता चुका आपको। ये एल्डिहाइड वाटर HOH, देखें इस एल्डिहाइड से क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन, और यहां से क्या मिला, हाइड्रोजन, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। और कोई मॉलिक्यूल, ये था एक और एल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड। तो इस एल्डिहाइड ने वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए हम कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं कि जितने भी एल्डिहाइड है वो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। कीटोन की बात करूं, कीटोन भी इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। फार्मूला इज RR, C डबल बॉन्ड O। किस में डिसॉल्व करना है, वाटर में। इसका मतलब उसके साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। ये कीटोन का फार्मूला था RR, C डबल बॉन्ड O। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन भी वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। देखिएगा
सॉल्युबिलिटी के अंदर लिखें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर soluble, aldehyde and ketones are soluble in water, aldehyde and ketones are soluble, aldehyde and ketones are soluble in water, aldehyde and ketones are soluble in water due to formation of hydrogen bond, due to formation of hydrogen bond with water molecules, due to formation of hydrogen bond with water molecules. Aldehyde and ketones are soluble in water due to formation of hydrogen bond with water molecules. ये बना लेना दोनों, एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन। बना इतना। बाकी जो बताया था कि अगर आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स अवेलेबल हो, दुनिया के कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, और उसमें आपको एक ऑर्डर सेलेक्ट करना हो कि किसकी सॉल्युबिलिटी कम है, कौन जो था किसकी सॉल्युबिलिटी जो था वो कम है, तो कैसे डिसाइड करते हैं। मैंने कहा कि केमिस्ट्री में एक रूल अप्लाई किया जाता है जिसमें कहा गया सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम या फिर एल्काइल ग्रुप, कि केमिस्ट्री में जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता जाता है आर की वैल्यू बढ़ती जाती है, या सिंपल कहूं कि अगर कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो सॉल्युबिलिटी जो था वो क्या होती जाती है, डिक्रीज जो था वो होती जाती है। जैसे मान लीजिए मैं डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन यहां पर लिखूं, एक लिखा फॉर्मल्डिहाइड HCHO, सेकेंड एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, कीटोन में एसीटोन CH3CO CH3। मैं कहूं कि सबसे हायर सॉल्युबिलिटी कौन शो करेगा, सबसे इजीली वाटर में डिसॉल्व कौन होगा, तो कौन जिसमें कार्बन सबसे कम होंगे, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होते जाते हैं सॉल्युबिलिटी जो था वो क्या होती जाती है, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा विच वन मोर सॉल्युबल, फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड ये लेस सॉल्युबल होगा। सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा, एसीटोन CH3CO, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है। और अभी कहा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि सॉल्युबिलिटी घटती जाती है जब कार्बन की नंबर्स, कार्बन की संख्या जो था वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जहां पर आपने सॉल्युबिलिटी लिखा था उसके नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके कॉर्नर पर लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखना solubility of aldehyde and ketones, solubility of aldehyde and ketones, solubility of aldehyde and ketones, solubility of aldehyde and ketones decreases, solubility of aldehyde and ketones decreases with increasing the number of carbon atom. Solubility of aldehyde and ketones decreases with increasing the number of carbon atoms. चाहे तो ब्रैकेट में लिखें, जहां लिखा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एल्काइल ग्रुप, क्या आप कार्बन एटम्स देखें या फिर कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एल्काइल ग्रुप। तो ये बात कर रहा था किसके बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये ऑलरेडी बता चुका आपको।
मैंने कहा था केमिस्ट्री के अंदर केवल इतना कहना कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट द बॉइलिंग, ये कहना कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस बॉइलिंग स्टार्ट करता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, ये गलत है। केमिस्ट्री इसको परमिट नहीं करती। अब क्या है बॉइलिंग पॉइंट? मैंने कहा था कि हमेशा डेफिनेशन के अंदर रीजन जो था वो इंक्लूड होना चाहिए। याद हो आपको बताया था ईथर के अंदर कि कोई भी सब्सटेंस जो था जब आप उसको टेम्परेचर देना शुरू करते हैं तो क्या फॉर्म होती है? वेपर जो था वो फॉर्म होती है, और जो वेपर है वो क्या प्रोड्यूस करेगी? वेपर प्रेशर। हम जहां पर भी वर्क कर रहे हो, हम जहां पर भी काम कर रहे हो, इस रूम में आप यहाँ पर बैठे हैं या मैं लेक्चर ले रहा हूँ, हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडेड एक एटमॉस्फेयर जो था वो वर्क करता है, और वो एटमॉस्फेयर जो था वो भी एक प्रेशर जो था प्रोड्यूस करता है, और वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दुनिया में कोई भी सब्सटेंस बॉइल तभी होगा जब वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब जाकर वो सब्सटेंस जो था वो क्या होगा? बॉइल जो था वो होने लगेगा। शुरू से बचपन से आपको टीचर्स जब पढ़ाना शुरू करते हैं, स्टडी कराना शुरू करते हैं, तो कुछ बातें ऐसे रटा दी गई कि वो कभी चेंज होता ही नहीं है। जैसे जब किसी से टीचर से लेकर स्टूडेंट्स तक से पूछो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वो कहता है क्या? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस कॉन्फिडेंस के साथ में बोलता है कि अब दुनिया की कोई ताकत जो था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कम नहीं कर सकती, कि हम उस बॉइलिंग पॉइंट को जो था वो कम नहीं करते। और घर में आपकी मम्मी, घर में आप जो था रोज साइंस को इस बात पे चैलेंज देते हैं कि हम तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रोज जो था वो कम कर देते हैं। किचन में खड़े होके करते हैं कि नहीं? कहाँ? प्रेशर कुकर, खाना जल्दी सी तो लिए तो बन रहा है। तो फिर आप अगर सोचें कि ये कहना कि बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो ही नहीं सकता, आप तो डेली कर रहा हो। प्रेशर कुकर के अंदर क्या चेंज किया जा रहा है? जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो मेरी और आपकी कमांड नहीं है, ये तो नेचर डिसाइड करेगा। अब मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था क्या, वो क्या था? 200। अब वेपर प्रेशर की बात करें, जब ओपन बाउल के अंदर खाना बन रहा है तो सारी वेपर जो था वो कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। लेकिन जब प्रेशर कुकर पैक्ड है, वो कवर रहता है पूरी तरह से, वेपर जो था वो बाहर नहीं जा रहे, तो इसमें वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली अगर हम ओपन बाउल से बात करें, ओपन कंटेनर से बात करें, तो इसमें वेपर प्रेशर क्या होगा? जैसे एक बाउल थी, ये ओपन थे, यहां पर अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें, जैसे ओपन बाउल है, इसके अंदर वेपर प्रेशर कुछ भी होगा। मान लीजिए वेपर प्रेशर क्या है? 100, और यहाँ पर पैक्ड है प्रेशर कुकर, इसमें वेपर प्रेशर क्या होगा? कंपैरेटिवली हायर होगा इसके अंदर। मान लीजिए कितना है? 150। दोनों में एक ही सब्सटेंस रखा है और हम दोनों को जो था वो बॉइल करना चाहते हैं। तो बॉइल कब होगा? जब ये 100 इक्वल होगा किसके? 200 के, और 150 इक्वल होगा किसके? 200 के। पहले कौन इक्वल होगा? 150, क्योंकि इस प्रेशर कुकर में क्योंकि वो कवर्ड था तो उसने वेपर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, और जब वेपर प्रेशर इंक्रीज कर देगा तो अपने आप बॉइलिंग पॉइंट जो था वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इजीली जो था वो उसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी जो था वो इक्वल हो जाएगा। तो एक्चुअल में कहीं पर भी ये इनिशियल स्टेज पर या जो पढ़ते हैं बुक में इस तरह से जरूर दिखता है, लेकिन 100% किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट को जो था वो आप क्या कर सकते हैं? चेंज जो था वो कर सकते हैं। क्या इंक्रीज करके? वेपर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम किसी के भी बॉइलिंग पॉइंट को जो था वो चेंज कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या था? जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को केमिस्ट्री के अंदर क्या कहा गया? बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए याद हो ईथर के अंदर आपको नोट कराया था कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पता है। लेकिन मुझे डेफिनेशन नहीं बताना था। डेफिनेशन इसलिए बताया कि जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत में आते हैं। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो याद हो फिर मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आंसर देने का तरीका, ट्रिक जो था वो बताया था। मैंने कहा कि अगर कोई भी 2 कंपाउंड्स हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है कि किसके बॉइलिंग पॉइंट हायर है, और जिसके बॉइलिंग पॉइंट हायर है वो आपको एक बात इंडिकेट करता है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। कौन सा? इंटर। जो भी कंपाउंड जो था वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट जो था वो क्या होते हैं? हायर जो था वो होते हैं। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है आप जानते हैं? इंटर मतलब
इंटर मतलब आपस में, परस्पर, इंटर मतलब यहां पर आपस में, परस्पर, और हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब अभी बता चुका, जब 2 और मोर मॉलिक्यूल्स बाइंड टुगेदर विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि जब 2 से ज्यादा हाइड्रोजन, 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, 2 से ज्यादा सब्सटेंस, 2 भी हो चलेगा, ये दोनों आपस में बाइंड हो जाएं, किस बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो वही हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम बदल जाता है और वो क्या कहलाने लगता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। केमिस्ट्री के अंदर जब एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल से कंपेयर किया गया तो एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट जो था वो एल्डिहाइड और कीटोन से हायर होते हैं। रीजन, एल्डिहाइड और कीटोन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, लेकिन एल्कोहल जो था वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। किस तरह? एल्कोहल ROH, ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मॉलिक्यूल मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकते हैं, ये और बनाना चाहें और बना दें, ROH। अभी क्या कहा था? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो देखो एल्कोहल के इस मॉलिक्यूल में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, और सेकेंड मॉलिक्यूल से वो क्या कलेक्ट करेगा? ऑक्सीजन। ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां से वो क्या कलेक्ट करेगा? हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसका मतलब ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से क्या है? हायर। जो कुछ ईथर में बताया था बिल्कुल सेम वही है, बस ईथर वर्ड की जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट नोट करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, boiling point of aldehyde and ketones, boiling point of aldehyde and ketones, देखा, boiling point of aldehyde and ketones lower than alcohol, lower than alcohol, lower than alcohol, because molecules of alcohol, lower than alcohol, because molecules of alcohol, because molecules of alcohol, because molecules of alcohol, because molecules of alcohol associate with, because molecules of alcohol associate with, because molecules of alcohol associate with intermolecular hydrogen bond, because molecules of alcohol associate with intermolecular, because molecules of alcohol associate with intermolecular hydrogen bond, intermolecular hydrogen bond, intermolecular hydrogen bond, ये बना ले। देखा था। अब फिर बॉइलिंग पॉइंट, अभी एल्डिहाइड कीटोन को कंपेयर किया किससे? एल्कोहल से। यही काम आपने ईथर में किया था, ईथर और एल्कोहल को कंपेयर किया था, वहां पर भी ईथर के बॉइलिंग पॉइंट कम थे, किससे? एल्कोहल से। यहां पर भी वही बात है, एल्डिहाइड कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट जो था वो कम है, किससे? एल्कोहल से। फिर अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन RCHO और कीटोन RRC डबल बॉन्ड O, इसको कंपेयर करें एल्केन से, एल्केन करस्पॉन्डिंग एल्केन मींस मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी है, अगर कंपेयर करें तो अब की बार किसके बॉइलिंग पॉइंट हायर है? एल्डिहाइड और कीटोन। ये बात आपने ईथर में भी पढ़ी थी आपने। अब क्या है, मैंने कहा कि जब आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का आंसर, हमेशा कोशिश करो कि अगर हायर है बॉइलिंग पॉइंट तो उसका आंसर किस पर बेस्ड होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अभी तो आपने लिखा कि एल्डिहाइड कीटोन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। केमिस्ट्री कहती है कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एक कंपाउंड है जिसके बॉइलिंग पॉइंट हायर है, लेकिन आपको पता है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, इसका मतलब है कि केमिस्ट्री के अंदर तब भी अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट हायर है तो 100% वो क्या शो करता होगा? पोलरिटी जो था वो शो करता होगा, पोलर नेचर शो करता होगा। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन
दोनों पोलरिटी शो करते हैं, दोनों जो था वो पोलर नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से हायर है। रीजन क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन पोलरिटी शो करते हैं, पोलर नेचर शो करते हैं। एल्केन जो था वो पोलरिटी शो नहीं करता। पोलरिटी क्या होता है लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट, boiling point of aldehyde and ketones, boiling point of aldehyde and ketones, boiling points of aldehyde and ketones, boiling point of aldehydes and ketone higher than corresponding alkane, 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 because aldehyde and ketones are polar in nature, because aldehyde and ketones are polar in nature, because aldehyde and ketones are polar in nature, while alkanes are not polar, ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात कर रहा था। अब जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट आज ही बैठा है और अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ध्यान रखें किस कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस कंपाउंड को स्टडी करा रहा हूं वो है एल्डिहाइड। जर्नल फार्मूला RCHO। आपको पता हो कि इस R को क्या कहा जाता है, एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप इस एल्डिहाइड में ये R की वैल्यू स्टार्ट होती है H से। क्या अगर आप RCHO इसमें R की जगह क्या पुट कर सकते हैं, H, CH3, C2, H5, कोई भी वैल्यू जो था वो पुट की जा सकती है। तो आप जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, एल्डिहाइड। तो जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं वो एक कंपाउंड है एल्डिहाइड। और दूसरा कंपाउंड क्या है, कीटोन। फार्मूला क्या है, RR-C डबल बॉन्ड O। ये इसका स्ट्रक्चर, या फिर रनिंग में जब लिखूंगा तो क्या बनेगा, RCOR। ये एक ही बात है। ये क्या है, कीटोन। कीटोन में हम ज्यादातर एग्जांपल जो अटेम्प्ट करते हैं वो दोनों R की जगह क्या पुट करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O। पूरी डिटेलिंग दे चुका हूं, लेकिन आज से थोड़ा सा जुड़ पाए वो बता रहा हूं। फिर जो निकल चुका वो जब आप अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद प्रॉपर आ जाएगा 1 या 2 क्लास में। तो यहाँ पर आप बात करेंगे एल्डिहाइड, फार्मूला RCHO, कीटोन RR-C डबल बॉन्ड O। इसमें R की जगह क्या पुट करें, CH3 दोनों जगह, तो वो क्या कहलाता है, एसीटोन। ये था, लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करूं, एल्डिहाइड फार्मूला क्या है, RCHO, कीटोन RR-C डबल बॉन्ड O। जिस तरह जब आप ईथर की स्टडी कर रहे थे फार्मूला था ROR, ऑक्सीजन कंटेन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने केमिकल प्रॉपर्टीज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया था। कुछ रिएक्शन जिसके बारे में आपने कहा रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता था, एल्काइल ग्रुप। कुछ रिएक्शंस थे रिएक्शंस ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यूं कहूं कि रिएक्शंस ड्यू टू ईथर ऑक्सीजन एटम। तो कई अलग अलग सेक्शन के अंदर आपने डिवाइड किया था। यही काम हम एल्डिहाइड के अंदर करेंगे। एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हम अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अभी सबसे पहले जिन केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा उसमें केवल कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये एल्काइल ग्रुप। मतलब जो कुछ भी चेंज होगा, जैसा कुछ भी चेंज होगा वो केवल किसके अंदर, इस एल्काइल ग्रुप के अंदर। तो अभी एल्डिहाइड कीटोन की जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये एल्काइल ग्रुप। लिखिएगा, कैपिटल ए करके नोट करें, रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप,
अब ईथर में जो बताया अगर आप उसको यूज करेंगे तो बहुत फिर आसान हो जाएगा आपके लिए रिएक्शंस, वो सीखना ज्यादातर बता चुका हूं। लिखा रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, इसमें फर्स्ट रिएक्शन है, सेंटर में नोट करना, हेलोजिनेशन, 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 हेलोजिनेशन। देखा हेलोजिनेशन क्या है केमिस्ट्री में बता चुका। अगर वर्ड मीनिंग की बात करूं तो हेलोजिनेशन का मतलब है रिएक्शन विथ हेलोजन, या यूं कहूं कि हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन, कि जिस कंपाउंड का आप हेलोजिनेशन करना चाहते हैं उस कंपाउंड में अगर क्या ऐड कर दिखा दें, आप हेलोजन को ऐड कर दिखा दें, हेलोजन को जोड़कर दिखा दें, तो हम कहेंगे कि हमने हेलोजन प्रोसेस जो था वो कंप्लीट कर दिया। हेलोजन क्या है ये आप जानते हैं, केमिस्ट्री के अंदर 17th ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टर्टीन, फर्स्ट 4 मेंबर जो था वो कलेक्टिवली क्या कहलाए, हेलोजन जो था वो कहलाए। इन्हीं को कहा जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको क्या कहा गया, हेलोजन जो था वो कहा गया। किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, तो इनको हेलोजन कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि ये सी साल्ट फार्मर है, ये सी साल्ट बनाते हैं। सी साल्ट बनाते हैं, फ्लोरीन सी वाटर के अंदर फ्लोराइड साल्ट फॉर्म करता है, क्लोरीन जो था वो कॉमन साल्ट नमक जो था वो बनाता है, तीसरा ब्रोमीन जो था ब्रोमाइड साल्ट फॉर्म करता है, और सी वाटर के अंदर समुद्री जल जो है वो सी वाटर जो है उसके अंदर आयोडीन जो है, उस सी वाटर के अंदर जो सी ग्रास है, उस सी ग्रास समुद्री घास सी ग्रास जो है उस सी ग्रास के अंदर आयोडीन जो था वो मिलता है। तो सिंपल आपसे और मैं जब बात करूं आपस में तो मैं कह सकता हूं दीज 4 एलिमेंट्स आर सी साल्ट फार्मर, यही कहा दीज 4 एलिमेंट्स आर सी साल्ट फार्मर। ये 4 एलिमेंट्स जो था वो क्या फॉर्म करते हैं, सी साल्ट जो था फॉर्म करते हैं। ये नॉर्मल बात करी आपने और मेरी, जिसमें हम समझ सकते थे बात में। इसी को लैटिन लैंग्वेज में जब एक्सप्लेन किया गया तो कहा गया हेलास। जब लैटिन लैंग्वेज में यही बात बोलूं कि दीज 4 एलिमेंट्स आर सी साल्ट फार्मर, इसको सिंपल लैटिन लैंग्वेज में कहूं तो क्या कहलाएगा, हेलास, और हेलास से बन गया हेलोजन। तो केमिस्ट्री में इसको हेलोजन क्यों कहा गया, क्योंकि ये सी साल्ट फार्मर थे, सी साल्ट फार्मर को हेलास कहा गया और हेलास से क्या बन गया, हेलोजन। ये तो नाम की बात कर रहा था। तो केमिस्ट्री में हेलोजिनेशन मतलब रिएक्शन विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही था। अब जिस कंपाउंड का आप हेलोजिनेशन करना चाहते हैं उस कंपाउंड में क्या ऐड कर दें, हेलोजन जो था वो ऐड कर दें, फ्लोरीन को जोड़कर दिखा दें, ब्रोमीन को ऐड कर दिखा दें, आयोडीन को ऐड कर दिखा दें, या फिर ब्रोमीन को ऐड कर दिखा दें। हम मान लेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर वो कौन सा प्रोसेस है, हेलोजिनेशन। तो क्या ऐड करना है आपको, हेलोजन जो था वो ऐड करना है। अब हेलोजन को किस तरह से ऐड करते हैं, तो मैंने कहा आपकी बुक कहती है कि हेलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन, आपकी बुक कहती है कि हेलोजिनेशन मींस एक्शन विथ हेलोजन, आपकी बुक कहती है कि हेलोजिनेशन मींस रिएक्शन विथ हेलोजन। मुझसे जब बात करने को कहा जाता कि आपके लिए हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, तो मैं हमेशा केमिस्ट्री में कहता कि हेलोजिनेशन का मीनिंग है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्काइल ग्रुप। कि जब केमिस्ट्री के अंदर आप हेलोजिनेशन करना चाहते हो तो आप बुक के साथ मत जाओ, बुक कहती है एडिशन ऑफ हेलोजन, नहीं, आप उसमें प्रोसेस पर जाओ कि किस तरह से हेलोजन का एडिशन होता हो। तो मैं क्या कहता कि हेलोजिनेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्काइल ग्रुप। कि जब पूरी केमिस्ट्री में आप हेलोजिनेशन करना चाहते हैं तो उसमें जो एल्काइल ग्रुप आपको दिखाई देता है उस एल्काइल ग्रुप से क्या हटा दो, हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्काइल ग्रुप। कि वहां से किसको हटा दो, हाइड्रोजन को हटा दो, और जितने हाइड्रोजन आपने वहां से हटाए उतने ही जो था वो क्या ऐड कर दो, हेलोजन जो था वो ऐड कर दो, तो वो क्या कहलाएगा, हेलोजिनेशन जो था वो कहलाएगा। तो केमिस्ट्री में हेलोजिनेशन का मतलब क्या था, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, कहां से, फ्रॉम एल्काइल ग्रुप, और जहां से हाइड्रोजन हटेगा क्या ऐड कर देंगे, हेलोजन जो था वो ऐड कर देंगे। मैंने आपसे कहा कि केमिस्ट्री के अंदर जब भी रिप्लेसमेंट की बात की जाती है, किसी को किसी की जगह खाली करने को जो था वो कहा जाता है, तो आपको उसको कुछ ना कुछ जो था वो कंपनसेशन देना होता है, आपको उसको कुछ ना कुछ मुआवजा जो था वो देना होता है, आपको उसकी कीमत जो था वो उसको पे करना होती है, जो उसकी वैल्यू है। और साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर वैल्यू का मतलब क्या है, वैलेंसी बताया था। तो अगर किसी जगह से हाइड्रोजन को हटाना चाहते हो तो आपको उसकी कीमत अदा करना होगी, आपको उसकी वैल्यू जो था वो देना होगी, उसको उसकी जगह छोड़ने को कहा जा रहा है तो उसको कुछ कंपनसेशन जो था वो देना होगा, उसको उसका मुआवजा जो था वो देना होगा। और कंपनसेशन किससे डिसाइड होता, वैलेंसी से डिसाइड होता। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है,
1। तो हाइड्रोजन क्या ऐसे ही हट जाएगा? आप कहोगे रिप्लेस हो जाए, यहां से चला जाए, तो क्या ऐसे ही चला जाएगा? नहीं, उसको क्या करना होगा? 1 हेलोजन जो था वो देना होगा, क्योंकि उसकी कीमत जो है वो क्या है? 1, बाकी और कुछ भी नहीं। तो हाइड्रोजन हटाएं, लेकिन हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं हटेगा, उसको हमेशा 1 हेलोजन जो था वो पे करना होगा। 1 हाइड्रोजन को 1 हेलोजन, 2 हाइड्रोजन को 2 हेलोजन, 3 हाइड्रोजन को 3 हेलोजन, ये बताया था आपको। और कब कितने हाइड्रोजन जो था वो आपको अवेलेबल कराना है, कितने हाइड्रोजन जो था वो आपको रिप्लेस करना है, ये कौन डिसाइड करता है? प्रेजेंस, बताया था क्या अगर रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो टोटल हाइड्रोजन जो था वहां से रिमूव करो, टोटल हाइड्रोजन जो था वो क्या करो? रिप्लेस करो। अगर रिएक्शन इन डार्क, जहां पर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, जहां पर सनलाइट की एबिलिटी नहीं है, जहां पर सूर्य प्रकाश नहीं है, इन डार्क अंधेरा, यहाँ अंधेरे का मतलब केवल सनलाइट से, इन डार्क हो तो वहां पर केवल कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन जो था। अगर कोई रिएक्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जा रही हो तब भी कितना हाइड्रोजन? 1, ये नोट करा चुका हूं ईथर में। और अगर कोई रिएक्शन एसिटिक एसिड CH3COH की प्रेजेंस में कराई जा रही हो तब भी कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन जो था वहां से रिप्लेस किया जाता है। ये बता चुका हूं, एक बार रिकॉल कर रहा था, आपको याद दिला रहा था। हेलोजिनेशन सबसे पहले अटेम्प्ट करता हूं एल्डिहाइड के लिए, बताइएगा। एल्डिहाइड के अंदर एसिड एल्डिहाइड यूज करता हूं, R की जगह क्या लिख दिया? CH3, ये CH3CHO। हेलोजिनेशन कहा तो किसके साथ रिएक्ट करूं? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दुनिया में सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्या है? फ्लोरीन। सबसे ताकतवर जो है वो कौन है? सबसे स्ट्रांग जो है वो कौन है? और जो जितना ज्यादा ताकतवर हो उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए, है ना? दूरी जब जरूरत हो तभी यूज करें, क्योंकि उसका नेचर कब भी है, उसका बिहेवियर कब चेंज हो जाएगा कोई नहीं जानता। तो केमिस्ट्री में फ्लोरीन जो था एबनॉर्मली एक्ट करता है। अगर आप फ्लोरीन लिख देंगे तो क्या रिएक्शन गलत हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हो जाएगी, है ना? लेकिन एग्जामिनर को एक मैसेज आप कन्वे कर दोगे कि आपको कुछ पता नहीं है, बस इतना ही पता है कि हेलोजिनेशन का मतलब है रिएक्शन विथ। आप फ्लोरीन का नेचर नहीं जानते, इसलिए आपने जो था फ्लोरीन यूज किया। इसलिए जब तक केमिस्ट्री में फ्लोरीन को यूज करने का ना कहा जाए, हमें अननेसेसरी फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एबनॉर्मली एक्ट करता है, उसका नेचर बार बार जो था वो क्या हो जाता है? चेंज। तो मैं यहाँ पर क्लोरीन लिख देता हूं, Cl2। ये था, क्या करूं? किसका रिप्लेसमेंट? हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट। हाइड्रोजन दिखाई कहां, क्या बोला था? रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम एल्के, दिख रहा है एल्काइल ग्रुप। क्या है एल्काइल ग्रुप? शाबाश, बिल्कुल CH3, है ना? तो क्या हटाना है? हाइड्रोजन जो था वो रिप्लेस करना है। कहां से? एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल ग्रुप क्या है? CH3। अच्छा, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करना है? 1, 2, 3 या टोटल कितना? किससे पता चलेगा? प्रॉब्लम ये थी कि प्रेजेंस दी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि प्रेजेंस दी नहीं है। फिर क्या करूं? अगर प्रेजेंस नहीं दी गई तब भी आप मानकर चलेंगे कि रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में जो था वो हो रही है। प्रेजेंस वहां पर शो की जाएगी जब मॉलिक्यूल जो था उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होगी। तो आप बताते हो कि हमने एक्स्ट्रा एफर्ट किया। कई बार कंपाउंड इतना रिएक्टिव होता है कि उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं होती। एल्डिहाइड कीटोन में उसे कुछ भी एक्स्ट्रा जो था वो प्रेजेंस नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट जो था वो नहीं चाहिए, वो खुद इतना कैपेबल है कि वो रिएक्शन को क्या कर सकता है? प्रोसीड। तो केमिस्ट्री में जो मैंने प्रेजेंस आपको बताई थी, अगर उस प्रेजेंस के अलावा कुछ भी ना दिया जाए या फिर फास्फोरस लिखा जाए, तब भी ये मानोगे कि रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट। नॉर्मल कंडीशन में कोई खास जरूरत नहीं है ना? तो किसकी प्रेजेंस में? कुछ नहीं लिखा तो किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में कितने हाइड्रोजन? टोटल हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? टोटल हाइड्रोजन। तो आपने कहा था कि हेलोजिनेशन मींस रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्काइल ग्रुप, है ना? और सनलाइट की कुछ ना लिखा हो तो क्या मानते? और फास्फोरस लिखा हो तब भी क्या मानते? सब फास्फोरस लिखा हो तब भी सनलाइट इसलिए मानते कि केमिस्ट्री में फास्फोरस का मतलब भी होता है आई कैरी द लाइट, कि मैं अपने साथ, फास्फोरस का एक नेचर है कि जहां जहां फास्फोरस होता है वो सनलाइट को अपने में क्या करता रहता है? एब्जॉर्ब करता रहता है। देखा कहीं पर? देखा कहीं पर? आप देखना सड़क पर, रोड पर जब चलते जाओगे तो ब्लिंक करते रहते हैं। कुछ ब्लॉक लगा दिए जाते हैं रोड के ऊपर, वो इनको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है क्या? नहीं, वो दिन में क्या करते हैं? वो सनलाइट अपने में एब्जॉर्ब
वो नहीं लगा बैरियर पर या कहीं पर भी किसी बीच में ब्लॉक लगे रहते हैं छोटे छोटे रेक्टेंगल शेप में, या शेप चेंज हो सकता है, तो कलर जो होते हैं वो ब्लिंक करते हैं, जो था वो आपको ब्लिंक करते हुए, चमकते हुए जो था वो दिखाई देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो फास्फोरस ही तो मिक्स है उसमें, वो दिन में केवल लाइट को एब्जॉर्ब करते जाते हैं, जैसे डार्क में जब आते हैं तो वो उसी लाइट को जो था वो इमिट करते हैं। तो फास्फोरस का मतलब ही होता है साइंस के अंदर, आई कैरी द लाइट, मैं वो हूं जो अपने साथ हमेशा किसको रखता हूं, लाइट, सनलाइट को जो था वो रखता हूं। जिस पे मैं बता रहा था वो आ जाऊं। तो जब कुछ ना लिखा हो तो क्या माने, सनलाइट, और अगर फास्फोरस लिखा हो तो तब भी क्या माने। तो अब कितने हाइड्रोजन हटते, 4 हाइड्रोजन हटते, कितने हाइड्रोजन, वो सॉरी 4 नहीं, कितने हटते टोटल, है ना, तो कितने, क्या बोला था, 4 नहीं, कितने हटते टोटल हटते, कितने हटते टोटल हटते। अभी कुछ लिखा है क्या यहाँ पर, नहीं लिखा, है ना, आंसर देना, मुझसे वो मत होना, है ना, मैं तो कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा बीच बीच में, है ना। तो कितने, कुछ लिखा क्या, नहीं लिखा, तो क्या माने, सनलाइट। बताओ कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, नहीं अब मत बताओ, टोटल तो बहुत देर से बात कर, कितने, 3 क्या 4 में तो 4 क्या आपको कंफ्यूज कर रहा था आप, 3, तो जिन्होंने 3 बोला भाई, बीच में ये भी तो बोला था रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्काइल ग्रुप, तो टोटल का है, मतलब टोटल कहां से, एल्काइल ग्रुप से। इसमें एल्काइल ग्रुप क्या है, CH3, कितने हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, तो 4 नहीं, टोटल नहीं, कहां से, इस बात को जो था वो जरूर याद रखिएगा। हाँ तो चलिए करिए रिएक्शन, कितने हाइड्रोजन हटाऊं, 3 हाइड्रोजन, क्या ऐसे ही अकेले हट जाते हैं, नहीं, उनको कुछ पे करना पड़ता है। कितने हाइड्रोजन हटा रहे हो, 3 हाइड्रोजन हटा रहा हो, तो 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए, 3 हाइड्रोजन को उसकी जगह खाली करने के लिए कितने हेलोजन देना होंगे, 3 पे कर दिया हमने, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन हटने से कितना स्पेस बनेगा, 3, उसको फिल करने के लिए क्या चाहिए, टोटल कितने हेलोजन चाहिए, 6, कितने हैं 2, तो क्या लिखूं कि 6 हो जाए, 3, शाबाश, हो गई रिएक्शन, लिख दूं 3 यहां पर, है ना, तो ये लिख दिया 3। तो क्या लिखा 3, तो यहाँ 3 लिखूं, किसी को कोई प्रॉब्लम कि सर 3 क्यों लिख दिया, रीजन सब समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है सामने, है ना। तो क्या करूं, हाइड्रोजन हटाऊं, कितने हाइड्रोजन, 3, क्या लिखूं 3 HCl, और जहां से रिप्लेस करते, जहां से मॉलिक्यूल को तोड़ते उसी जगह से जोड़ते, ये बेसिक रूल है, जहां से तोड़ो उसी जगह से जोड़ो, मतलब कहते कि जिस जगह से रिप्लेसमेंट किया जाता उसी जगह पर एडिशन किया जाता, जगह जो था वो चेंज। हाँ तो यहां से हटाए 3 हाइड्रोजन, अब क्या ऐड कर दूं, यहाँ 6 है टोटल, हटा दिए 3, तो क्या ऐड करूं, क्लोरीन, हाँ कंपाउंड बोलो, फार्मूला बोलो, C3CHO, CCl3 CHO, कोई प्रॉब्लम, हो गई रिएक्शन, है ना। अब नाम दे इस कंपाउंड का नेम, एसिटाल्डिहाइड, क्या नेम है, एक ईथर के अंदर डेरिवेटिव्स मेथड आपको बताया था डेरिवेटिव्स मेथड क्या था, याद हो, फिर एक बार याद दिला दूं, क्या था, जैसे आप और मेरे नाम रखे गए, मैंने कहा था ना, दुनिया में कोई किसी कास्ट का, किसी रिलीजन का, किसी कंट्री का, किसी दुनिया में हो, एक बहुत यूनिक बात आपने फील करी हो कि नाम सबके एक जैसे हैं, नाम सबके के अलग अलग होते हैं। ये तो नॉर्मल बंदा देखता है ना, जिसको वह चीजें दिखाई देती हैं तो उसको नाम अलग अलग दिखाई देते हैं, किसी को राम, किसी को रहीम, किसी को सुरेश, किसी को कुछ सुनाई जो था वो देता है। ये है ना, आंख के अंधे लोग होते हैं जिनको ऐसा जो था सुनाई देता है, साउंड किया जाता है। जो जानकार होते हैं उनको तो सब एक जैसे ही दिखाई देता है ना, वो सबको कैसा दिखाई देता है, एक जैसे। कि अगर आपने कहा कोई भी एक नाम लिया, मेरे नाम की बात करूं, मशकूर खान, अब आप अपने नाम से कंपेयर करोगे तो क्या लगेगा कि आपका नाम अलग है, मेरा नाम अलग है, ये लगेगा आपको। अब आप दूसरी हेलोजिनेशन रिएक्शन करोगे तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को लगेगा ये दूसरी हेलोजिनेशन है, लेकिन अब तो दुनिया की कोई हेलोजिनेशन ले आओ, उसमें होना तो यही है ना। ऐसी नाम में दुनिया का कोई नाम ले आओ, एक फर्स्ट नेम होता है और दूसरा लास्ट नेम, उस लास्ट नेम को क्या कहते हैं, सर नेम। अब इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा पैटर्न लेकर आ जाओ कि जिसमें फर्स्ट और लास्ट नेम ना होता हो, जिसमें सर नेम ना होता हो, चाहे रिलीजन बदल दो, कंट्री बदल दो, लैंग्वेज बदल दो, अब आप उस तरीके से देखो जो उसका ओरिजिन है, तो आपको सब चीजें जो था वो क्या दिखाई देंगी, एक ही जो था वो दिखाई देंगी। तो दुनिया में सारे नाम कैसे, एक जैसे, सबका पहला नाम क्या कहलाता, फर्स्ट नेम, और एक क्या होता, लास्ट नेम, जिसको आप क्या कहते हैं, सरनेम। कोई चेंज कर सकता है, नहीं होता, हम ढोते हैं जिंदगी भर, सरनेम को हम
धोते हैं, है ना, वो चिपका हुआ है हमारे साथ, है ना, तो हम उसको सरनेम को क्या करते हैं, धोते। अच्छा होता है तब भी अच्छा, और बुरा होता है तब भी अच्छा। ये चेंज मत करने की कोशिश मत करो। होता है ना कई बार ईमानदारी से कहें तो कई बार हमको ऐसा फील कराते हैं, यार क्या नाम रख दिया घर वालों ने, या क्या सरनेम है, चेंज कर सकता है कोई? नहीं। क्या चेंज नहीं कर सकते? सरनेम जो था वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी फैमिली की आइडेंटिटी है, क्योंकि वो हमारे परिवार की आइडेंटिटी है। तो आपको सिखाया जाता कि हम सरनेम एडॉप्ट करते हैं, चीजें देखते नहीं कि अच्छा है या बुरा, जैसा है उसको उसी फॉर्म के अंदर बिना किसी चेंजेस के सरनेम को क्या कर लेते, एडॉप्ट कर लेते। और सरनेम से पहले क्या लिखते, फर्स्ट नेम। तो सरनेम हमारी फैमिली की आइडेंटिटी होता, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते। और सरनेम से पहले क्या लिखते, फर्स्ट नेम, वो हमारी आइडेंटिटी होता। जिस दिन चाहूं जब चाहूं उस दिन बदल दूंगा। मशहूर, दुनिया की कोई ताकत जो था वो नहीं रोक सकती मुझे। हाँ, खान नहीं चेंज कर सकता, गवर्नमेंट की परमिट जो था वो नहीं करेगी। हाँ, मशहूर जब चाहे, रोज दिल चाहे रोज एक नाम बदल कर आऊं, सुबह मशहूर रख लूं, बाद में कुछ और रख लूं। तो आप क्या चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट नेम चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है। मतलब किसी भी नाम में फर्स्ट नेम जो है वो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। और लास्ट नेम जो है जिसको सर नेम कहते हैं, उसमें किसी तरह से क्यों नहीं कर सकते? वो कहां से आया, जहां से हम ड्राइव हुए, जहां से हम आए, जहां से हम ड्राइव हुए वहां से आया, हमारी फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे माता पिता। और यही केमिस्ट्री है, इसी को कहते हैं डेरिवेटिव्स मेथड। कि जो कंपाउंड जहां से ड्राइव हुआ, किसी कंपाउंड का डेरिवेटिव्स मेथड से नाम लिखना चाहते तो सबसे पहले पता करो कि उसके पेरेंट्स कौन है, सबसे पहले पता करो कि वो कहां से ड्राइव हुआ, कौन उसका मम्मी पापा है, ये पता करो और वो नाम को एज इट इज जो था वो यूज कर लो। फिर उस कंपाउंड से पूछो कि बताओ कि ऐसा तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी है, जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं दी। और वो बता दे अगर कि मेरी अपनी खुद की आइडेंटिटी क्या है, उसको सरनेम से क्या कर देना, पहले जो था वो जोड़ देना। कैसे? ये कंपाउंड किससे ड्राइव हुआ, एसिटाल्डिहाइड से। इसके पेरेंट्स कौन है, एसिटाल्डिहाइड। इस कंपाउंड का सरनेम जो है वो क्या है, एसिटाल्डिहाइड। कहां लिखो सरनेम को, पहले या बाद में? बाद में। तो क्या लिख दूं, एसिटाल्डिहाइड। चेंज कर सकता था? नहीं कर सकता था। डेरिवेटिव्स मेथड बता रहा हूं, नहीं कर सकता था। ये इसका सरनेम है ना। तो ये एसिटाल्डिहाइड। अब हमने इस कंपाउंड से पूछा कि बताओ कि तुम्हारी अपनी खुद की आइडेंटिटी क्या है, जो तुमने अपनी मेहनत से जो था वो बनाई, अपनी पहचान जो था वो बताओ। मैं इसका इस कंपाउंड से पूछता है कि बताओ कि तुम्हारी अपनी खुद की आइडेंटिटी क्या है। तो ये कार्बन किसकी आइडेंटिटी, इसके पेरेंट्स की। ये CHO किसकी आइडेंटिटी, पेरेंट्स की। तो ये अपनी आइडेंटिटी इसकी क्या है जो उसने अपनी मेहनत से ली, 3 क्लोरीन। यही था। 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो। तो नेम हो गया ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। यही रिएक्शन कीटोन के लिए कर रहा हूं। एसीटोन CH3CO, CH3 Cl2। ये था। एरो पर कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो क्या करूं, टोटल हाइड्रोजन कितने, 6। बिल्कुल 6 करोगे, कोई गलत नहीं कर सकता केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन केमिस्ट्री में हमेशा जब रिएक्शन होती है तो 1 by 1 रिएक्शन। ऐसा नहीं, अगर एक्चुअल में लैब में जब ये रिएक्शन की जाएगी तो 6 हाइड्रोजन एकदम रिप्लेस नहीं होंगे। क्या होगा, पहले 1 एल्काइल ग्रुप में से, फिर सेकेंड एल्काइल ग्रुप में से। तो केमिस्ट्री में अगर मैं यहां से टोटल हाइड्रोजन हटा दूं तो ये एक यूजलेस कंपाउंड है, जिसका केमिस्ट्री में कोई यूज। तो मैं हटा सकता था 6, लेकिन कुछ भी नहीं बनता, रूल से हो तो जाती रिएक्शन। तो इसमें इंपॉर्टेंस किस कंपाउंड की है, ट्राई वाले कंपाउंड की। तो कितने हाइड्रोजन हटा दूं, अगर बनाना ही है 6 हटाना है तो फिर सेकंड स्टेप में हटा सकते, पहले में भी हटा सकते। एग्जाम में समझ जाता कि ये नहीं पता आपको कि एल्डिहाइड कीटोन में जो इंपॉर्टेंस कंपाउंड की है, जो यूजफुल कंपाउंड है, वो ट्राई हेलोजन है। इसलिए आपने 6 के 6 हटा दिए। मुझे मालूम है कि हटा सकते हैं, लेकिन नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 6 हटाने से जो कंपाउंड बनेगा वो यूजलेस कंपाउंड है। तो कितने हटाऊं, केवल 3, 1 एल्काइल ग्रुप से, जहां से भी। फिर वही बात, 3 को हटाने के लिए 3 हेलोजन क्या बाहर करूं, 3 HCl। आप बोलिए कंपाउंड क्या था, CCl3 CO CH3। इसका नेम क्या था, एसीटोन। उस कंपाउंड का नाम बोलो अगर समझ में आया था। इसका नेम क्या है, एसीटोन। इसका नाम बोले, ट्राइक्लोरो एसीटोन। स्टेटमेंट नोट करना। एल्डिहाइड एंड कीटोन
aldehyde and ketones, aldehydes and ketones, aldehydes and ketone, aldehydes and ketone, aldehyde and ketones react with halogen, react with halogen, react with halogen, react with halogen to produce trihalogen derivatives, to produce trihalogen derivatives, to produce trihalogen derivatives, to produce trihalogen derivatives. लिखना एल्डिहाइड और कीटोन करके रिएक्शन. देखिए हम अभी केमिकल प्रॉपर्टीज पर ही बात करूंगा. एल्काइल ग्रुप से जो रिएक्शन था इसमें एक रिएक्शन और बात करूंगा. हेलोफार्म टेस्ट जो था आइडोफार्म रिएक्शन उस पर बात करूंगा और फिर नया सेक्शन स्टार्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में. थैंक यू. जय हिंद.